गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर लास्ट वीडियो। जो हमारा पुराना वीडियो था पहले वाला, इससे उसमें हमने पढ़ा था कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने सिर्फ 2 कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एडिमा और ब्रेन हर्निएशन पढ़ चुके थे हम। आज हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रेन इंजरी। कौन कौन सी? एक्स्ट्रा ड्यूरल एंड सब ड्यूरल हैमरेज, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, स्कल फ्रैक्चर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी। नाउ वी विल कंटिन्यू। एक्स्ट्रा ड्यूरल एंड सब ड्यूरल हैमरेज। हैमरेज आप सभी जानते ही हैं कि हैमरेज होता क्या है। इससे पहले जब जो पहले वाले लेक्चर थे उनमें मैंने आपको समझाया था कि हैमरेज क्या होता है। कि हैमरेज में बेसिकली जो आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो फट जाती हैं, वो रप्चर हो जाती हैं, उसी को हैमरेज का नाम दिया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल या सब ड्यूरल हैमरेज की, तो जैसे ही हेड इंजरी हुई ऐसे ही सेरेब्रल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो टीयर हो सकती हैं। और इसमें जो हमारी मेनिंजेस होती हैं, ब्रेन में मेनिंजेस होती हैं, मेनिंजेस में ब्लड का पूल बन जाता है। ब्रेन आपने पढ़ा था, ब्रेन में हमने मेनिंजेस के बारे में भी पढ़ा था कि हमारे जो ब्रेन होता है उसकी 3 लेयर होती हैं, ड्यूरा मैटर, आर्केनोइड मैटर और पिया मैटर। ये तीनों मेनिंजेस होती हैं, तीनों लेयर होती हैं ब्रेन की, जिनको मेनिंजेस का नाम दिया जाता है। तो जैसे ही हेड इंजरी हुई, सेरेब्रल ब्लड वेसल्स टीयर हुई और इससे मेनिंजेस के बीच में या मेनिंजेस में ब्लड का पूल बन जाता है। तो सब ड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल ब्लीडिंग के कारण हेड इंजरी जो है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सब ड्यूरल हेड इंजरी में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग होगी वो ड्यूरा मैटर और आर्केनोइड स्पेस इनके बीच में होती है, यानी इन दोनों के बीच में ब्लड की पॉकेट बन जाती है, जिसको कि हीमोटोमा कहा जाता है। किसमें? सब ड्यूरल ब्लीडिंग में। सब ड्यूरल एंड एक्स्ट्रा ड्यूरल ब्लीडिंग फ्रीक्वेंटली कॉम्प्लिकेट हेड इंजरी। एक्यूट सब ड्यूरल और इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड्स मोस्ट टाइम अपीयर इन सीवियर हेड इंजरी। तो जो फ्रीक्वेंट जो सब ड्यूरल हेमाटोमा होता है, सब ड्यूरल हेमाटोमा में ड्यूरा मैटर और आर्केनोइड स्पेस के बीच में ब्लड का एक पॉकेट बन जाता है, जिसको हेमाटोमा कहा जाता है। और इस जब ये हेमोटोमा बनेगा, ब्लड का ये पॉकेट बन जाता है, हेमरेज हुआ, ब्लड का पॉकेट बना, ब्रेन में एडिमा हुआ, स्वेलिंग हुई, और उस स्वेलिंग का रिजल्ट ये होता है कि व्यक्ति जो है वो जो हेड इंजरी है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। अब इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं? सब ड्यूरल जो हेमरेज होता है उसके क्या क्लासिकल सिम्टम होते हैं कि जब सब ड्यूरल हेमरेज होगा तो व्यक्ति जो है वो बेहोश हो जाता है, एकदम से फेंट हो जाता है। और जब वो होश में आता है तो उसके कुछ दिन बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत सिम्टम नज़र आने लगते हैं, उसके बाद कभी भी उसके सिम्टम नज़र आ सकते हैं, यानी कि ब्लीडिंग जो होगी वो देरी से होगी। और जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो ब्रेन जो है वो लिटरली डाउनवर्ड पुश हो जाता है, और इस कारण क्या होगा कि ब्रेन हर्निएशन हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है कि जैसे हीमोटोमा एनलार्ज होगा, यानी कि जो ब्लड का पॉकेट है वो बड़ा होता जाएगा, तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो क्विकली डिटीरियोरेट होगा, यानी कि व्यक्ति का जो चेतना का लेवल है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा सब ड्यूरल हेमोटोमा में आर्केनोइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में जो एक स्पेस होता है उसमें ब्लड का पाउच बन जाता है। सब ड्यूरल ब्लीडिंग जो है वो टिपिकली कहाँ पर होती है? बेसिकली वो होती है आउटवर्ड सरफेस ऑफ द फ्रंटल एंड पैराइटल लोब। सब ड्यूरल हीमोटोमा समटाइम इट टेक एन आवर एंड समटाइम टेक एन वीक आफ्टर इंजरी। यानी कि जो सब ड्यूरल हीमोटोमा होगा वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही हेड इंजरी हुई तो तभी तुरंत ये सब ड्यूरल हेमोटोमा हो जाए, यानी कि उनके ड्यूरा मैटर और आर्केनोइड मैटर के बीच में जो ब्लड का पॉकेट बनना है, जो ब्लड का क्लॉट इकट्ठा होना है, वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही चोट लगी तभी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कुछ घंटों में भी हो जाए और ऐसा हो सकता है कुछ हफ्तों में भी ये हो जाए।
और इसको डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स जो होते हैं वो सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन से ये रिवील हो जाता है कि सबड्यूरल हेमरेज या सबड्यूरल हीमोटोमा है कि नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्राड्यूरल हीमोटोमा। इन एक्स्ट्राड्यूरल हीमोटोमा ब्लीडिंग अकर बिटवीन द स्कल एंड डूरा, यानी कि जो खोपड़ी, जो हमारी स्कल होती है और जो डूरा मैटर होता है, उन दोनों के बीच में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। सबसे पहली लेयर डूरा मैटर होती है, फिर आर्केनोइड मैटर होती है, फिर पिया मैटर होती है। तो डूरा मैटर और स्कल के बीच में एक स्पेस होता है, क्योंकि ये सबसे पहली लेयर है, सबसे पहली मेनिंजेस है ब्रेन की। तो जिस समय जो ब्लीडिंग होती है वो स्कल और डूरा मैटर के बीच में होती है, उसी को एक्स्ट्राड्यूरल हेमोटोमा कहा जाता है। ये जो एक्स्ट्राड्यूरल हेमोटोमा होता है, इसमें इसका जो मतलब कारण होता है, वो कारण होता है कि जो आर्टरीज हैं, वो आर्टरीज जो ब्रेन को ब्लड लेकर के जा रही थी, वो आर्टरीज रप्चर हो जाती हैं। एक्स्ट्राड्यूरल हेमोटोमा तब होता है जब ब्लीडिंग स्कल और डूरा के बीच में होती है और मेनिंजेस और स्कल के बीच में होती है, क्योंकि डूरा मैटर को मेनिंजेस भी कहा जाता है ना। तो मेनिंजेस और स्कल के बीच में जब ब्लीडिंग होगी तो उसको एक्स्ट्राड्यूरल हेमोटोमा कहा जाता है। और इसी को एपिड्यूरल हेमोटोमा भी कहा जाता है। जब एक से लेकर और 3% तक क्लोज हेड इंजरीज जो होती हैं, यानी कि 1 to 3% जो हेड इंजरीज होती हैं, उनमें एक्स्ट्राड्यूरल हेमोटोमा होने के चांसेस रहते हैं। देखो, कई बार ऐसा देखा गया कि कई बार जो ये एपिड्यूरल हेमोटोमा होता है, इसमें आर्टरी रप्चर हो जाती है। वो आर्टरीज रप्चर हो जाती है जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत आसान है, क्योंकि सर्जन जो होते हैं वो पेरिटो ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल रीजन में होल करके उस ब्लड ऑफ पॉकेट को निकाल देते हैं। एक्स्ट्राड्यूरल हेमोटोमा में क्या हुआ कि ब्रेन के अंदर में नहीं हुआ, ये जो हेमोटोमा बना, ये खोपड़ी, ये स्कल और डूरा मैटर के बीच में बना। तो अगर हम ब्रेन के नीचे वाली लेयर पर चले जाते हैं, जैसे कि अगर आर्केनोइड स्पेस या पिया मैटर में चले गए, तो वहां पर ब्रेन के और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स होते हैं। तो अगर वहां पर हेमोटोमा बना, ब्लड की पॉकेट बनी और उस पॉकेट को निकालने के लिए डॉक्टर ने सर्जरी की, तो हो सकता है कि आसपास के कोई टिश्यू में डैमेज हो जाए, हानि हो जाए, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज्यादा। लेकिन जो एक्स्ट्राड्यूरल हेमोटोमा होता है ये कम कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड की पॉकेट बनती है वो स्कल यानी कि खोपड़ी और डूरा मैटर के बीच में बनती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जरी करके इस पॉकेट ऑफ ब्लड को, इस हीमोटोमा को निकाल देते हैं। और निकालने के बाद व्यक्ति जो है वो आसानी से सर्वाइव कर पाता है। यानी कि जो एक्स्ट्राड्यूरल हीमोटोमा होता है वो लेस सीवियर है, वो लेस कॉम्प्लिकेटेड है देन सबड्यूरल हीमोटोमा। तो हीमोटोमा आपको मतलब समझ में आया? हीमोटोमा मीन्स कि ब्लड की पॉकेट बन जाना, ब्लड की गांठ बन जाना। और सबड्यूरल यानी कि डूरा मैटर और आर्केनोइड स्पेस के बीच में जब पॉकेट बनती है ब्लड की, उसको कहा जाता है सबड्यूरल हेमोटोमा। और एक्स्ट्राड्यूरल हेमोटोमा जब स्कल और डूरा मैटर के बीच में ब्लड का पॉकेट बन जाता है। जो सबड्यूरल हेमोटोमा है वो ज्यादा सीवियर है एज कंपेयर टू एक्स्ट्राड्यूरल हेमोटोमा। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग पर। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। इसको जो ट्रीटमेंट करना इसका बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इसमें ब्रेन में जगह जगह छोटे छोटे क्लोट्स बन जाते हैं। उन क्लोट्स को कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइंग क्लोट्स। जितनी भी ब्रेन इंजरी होती हैं उनमें से 50% जो फेटल हेड इंजरीज होती हैं उनमें इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के जो वो कहेंगे कि इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के निशान दिखाई देते हैं। इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग उनमें होती है। 15% फेटल हेड इंजरीज में इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो जाती है और इस इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के कारण पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। इसके कारण, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के कारण माइक्रोस्कोपिक हेमरेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब
ब्रेन पर दबाव पड़ता है, फोर्स पड़ता है, तो उस फोर्स के कारण जो सब कॉर्टिकल वाइट मैटर होता है, कॉर्पस कैलोजम होता है और ऑर्बिटल सरफेस होता है फ्रंटल और टेम्पोरल लोब का, वहां की ब्लड वेसल्स फट जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक हेमरेज कहा जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर इंट्राक्रेनियल हिमोटोमा बन जाता है और जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो ब्रेन में होती है, जबकि एपिड्यूरल और सबड्यूरल में जो ब्लीडिंग होती है वो आउटसाइड ऑफ द ब्रेन होती है। एपिड्यूरल या सबड्यूरल में ब्लीडिंग कहाँ पर होती है, ब्रेन के बाहर होती है। सबड्यूरल में कहाँ पर होगी कि ब्रेन की जो दो लेयर हैं, डूरा मैटर और आर्केनोइड मैटर के बीच में होगी। और एपिड्यूरल में क्या होता है, एपिड्यूरल या जिसको एक्स्ट्राड्यूरल कहा गया, उसमें डूरा मैटर और स्कल के बीच में ब्लीडिंग होती है। लेकिन इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग में जो ब्लीडिंग होती है वो ब्रेन के अंदर होती है, इसीलिए इसको इंट्रासेरेब्रल हिमोटोमा कहा जाता है। और ये मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट करना एपिड्यूरल और सबड्यूरल हिमोटोमा से ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इससे ब्रेन में छोटे छोटे क्लोट बन जाते हैं। इन्हीं क्लोट को स्पेस ऑक्यूपाइंग क्लोट्स कहा जाता है। और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग में होता यह है कि जब ब्रेन पर फोर्स पड़ता है तो ब्रेन के अंदर जो सब कॉर्टिकल वाइट मैटर होता है, कॉर्पस कैलोजम होता है और ऑर्बिटल सरफेस होता है फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब का, वहाँ की ब्लड वेसल्स फट जाती हैं। जब वहाँ की ब्लड वेसल्स फटती हैं वो ब्रेन के अंदर फटती हैं और इसीलिए ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। और जब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है तो ब्रेन के बहुत सारे हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर छोटे छोटे ब्लड के क्लोट्स बन जाते हैं। जब डॉक्टर इतने सारे क्लोट्स को निकालेगा तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो नहीं भी हो, तो इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कल फ्रैक्चर। Skull fracture is in approximately 75 to 90% of all patients with intracranial और epidural hematoma। यानी कि स्कल फ्रैक्चर में इन्होंने कहा कि स्कल फ्रैक्चर का कारण, हेड इंजरी का कारण जो होता है वो स्कल का फ्रैक्चर होना भी होता है कि सिर में चोट लगी और सिर जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया। तो इस वजह से दो तरह के फ्रैक्चर हो सकते हैं। स्कल फ्रैक्चर जो है वो 2 टाइप हो सकते हैं। और स्कल फ्रैक्चर में होता क्या है कि या तो एपिड्यूरल ब्लीडिंग होगी या इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग होगी या सबड्यूरल ब्लीडिंग होगी। स्कल फ्रैक्चर 2 तरह के होते हैं, बिनाइन लाइनियर फ्रैक्चर और डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर। जो बिनाइन लाइनियर फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारी स्कल है, जो खोपड़ी है, उसमें लंबी लंबी दरारें आ जाती है, उसको कहते हैं बिनाइन लाइनियर फ्रैक्चर। और जो ये होता है डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर जो होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें जो हमारी स्कल होती है उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े टूट कर अंदर चले जाते हैं। तो इसलिए जो डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर होता है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है रादर देन बिनाइन लाइनियर फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर होने की जब स्कल फ्रैक्चर होता है तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब स्कल का फ्रैक्चर हुआ, खोपड़ी क्रैक हो गई, तो उसमें बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स ब्रेन के अंदर गए, वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। या अगर चोट ज़्यादा नीचे तक पहुंच गई तो जो CSF है, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, जो कि ब्रेन के अंदर जो सब पार्ट्स होते हैं उनकी रक्षा करता है शोक से, झटकों से, तो वो CSF जो है वो लीक हो जाता है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, जो मेनिंजियल आर्टरीज हैं वो रप्चर हो जाती हैं और इससे एपिड्यूरल या सबड्यूरल हिमोटोमा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो स्कल फ्रैक्चर होता है वो मतलब स्कल फ्रैक्चर वाले पेशेंट को ठीक करना, उसे सरवाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी। हेड इंजरी के बाद ये बहुत अधिक देखा गया है कि व्यक्ति को एपिलेप्टिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, उनको सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं, जैसे कि जिसको हम मिर्गी के अटैक्स कहा जाता है, ऐसे अटैक्स व्यक्ति को आने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत से पेशेंट में क्लोज हेड इंजरी या पेनिट्रेटिंग हेड इंजरीज के कारण सीजर्स
सीजर्स आने लगते हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि सीजर्स जो है वो हेड इंजरी के पेशेंट को वो कब आएंगे, उनका जो ऑनसेट है वो डिले भी हो सकता है, और इतना भी डिले हो सकता है कि 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन के बाद, या मतलब कब आए, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आगे हम आते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि यहाँ पर बात ये कही गई है कि जो हेड इंजरी सर्वाइवर होते हैं, जिन व्यक्तियों की हेड इंजरी हुई लेकिन वो सर्वाइव कर गए, उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, कैसी कि उनकी मेमोरी डिफिकल्टी हो जाती है, उनको अटेंशन और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, मूड में बहुत सारे ऑल्टरेशन रहते हैं, या फिर एंटीरोग्रेड या रिट्रोग्रेड एमनीशिया उनमें इनकलकेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये सभी न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं ऑफ हेड इंजरी। सो आगे ये रेफरेंस दिया गया है कि ये जो कंटेंट है ये सारा जिल्मर की बुक से लिया गया है। जिल्मर की बुक है प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी। सो आप चाहें तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये सारा कंटेंट आपको इस डिटेल में इस बुक में दिया गया है, और मैंने ये सारा कंटेंट इसी बुक से लिया है, इसी से पढ़ा है और इसी से आपको पढ़ाया है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा।